हेलो बच्चों, आज हम जिस रचना को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धानों का गीत और इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। यह कविता केदारनाथ सिंह जी की एक प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, आपके सामने केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय आ चुका है। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से हम उस कवि के बारे में जानकर उस कविता के बारे में भी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिला, चकिया गांव। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? चकिया गांव में। और यह चकिया गांव कहाँ है? बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। अगर हम इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए, कुछ इन्हें मिले कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये हिंदी के 10वें लेखक हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किस रचना के लिए? अकाल में सारस के लिए। अकाल में सारस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इन्हें व्यास सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारत भारती सम्मान आदि से भी नवाजा गया है। इनकी मृत्यु 19 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुई। ये एक बहुत हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम इस कविता को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले यह जान लीजिए बच्चों, यह कविता एक ग्रामीण परिवेश की कविता है। इसमें किसानों के स्वरों पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत अंश, यानी कि ये जो अंश यहाँ पर दिया गया है कविता का, यह हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य मेला में संकलित धानों का गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह जो रचना है वो हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य मेला में संकलित है। धानों का गीत जो रचना है उससे ये लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रसंगों को देखते हैं। प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। तो ये इनकी इस कविता का मूल भाव है। इस कविता के भीतर कवि ने जो बादलों का स्वागत किया है, ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है और किसानों के स्वर में बादलों का स्वागत किया है। तो चलिए कविता देखते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कवि है वो मुख्य रूप से बादल का आह्वान कर रहे हैं, बादल को पुकार रहे हैं। तो देखिए बच्चों, गांव के किसानों का जो जीवन होता है उसका प्रमुख आधार धान की खेती होती है। उनके खेतों में उगने वाले धान उनके लिए प्राण के समान होते हैं, क्योंकि उसी से उनका जीवन बसर होता है। धान की खेती के लिए जल की वर्षा की जरूरत होती है, अत्यधिक जल की जरूरत होती है। इसलिए कवि बादलों को पुकार रहे हैं, क्योंकि बादल आएंगे तो वर्षा आएगी और वर्षा आएगी तो धान की खेती अच्छी हो पाएगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कवि? हे बादल तुम जरूर आना और वर्षा जरूर बरसाना। इसके बाद जो कवि हैं वो चांद को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। इसलिए हे बादल तुम जरूर आना। यानी कि ये जो है चांदनी और सूरज का प्रकाश, ये भी बादलों का स्वागत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और पंक्तियाँ आ चुकी हैं, इन्हें हम समझते हैं।
आगे पुकारेंगी सूनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत। साँझ पुकारेंगी गीली आखड़ियाँ। यहाँ पर साँझ होगा, ठीक है, ये साँझा लिखा हुआ, साँझा नहीं होगा, साँझ होगा। भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि जो है वो बादल को पुकारते हैं और बताते हैं कि वर्षा ना होने के कारण, ठीक है, वर्षा ना होने के कारण जो रास्ते हैं वो क्या हो गए हैं, खाली पड़ गए हैं, क्योंकि कुछ भी हरा भरा नहीं है, तो रास्ते खाली हो गए हैं। और जो पीछे रह गए हैं, पीछे वन बेत हैं, यानी बांसों की वृक्ष पाए जा रहे हैं। तो ये भी, ये सूनी सड़क और ये बांसों के वृक्ष भी तुम्हारा स्वागत करेंगे। इसके अलावा कौन स्वागत करेगा? सांझ, संध्या का जो समय होगा उस समय गीली आंखों से, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो निश्चय ही आंखें गीली होंगी। तो गीली आंखें, और सवेरे जब खेतों में धान लहलहाते नजर आएंगे तो ये भी क्या है, बादलों को निमंत्रण देंगे। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, बादलों को निमंत्रण दे रहे हैं कि हे बादल, तुम जरूर आना और वर्षा जरूर करवाना। इसके बाद देखिए, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। खेतों में जब हवा चलने पर धान का पौधा हिलता है, जिसे देखकर किसान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो धान के पौधे हैं वो उनके लिए प्राण के समान है, और बादलों को वो निमंत्रण देते हैं कि तुम जरूर आना, क्योंकि तुम्हारे आने से क्या होगा, हमारे वृक्ष को अच्छा पानी मिलेगा और वो अच्छे से फल फूल सकेंगे और एक अच्छी फसल होगी। इसलिए हे बादल, तुम जरूर आना, वर्षा जरूर करवाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और पंक्तियां आ चुकी हैं। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। तो यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ तक हम एक मिनट रुकिए, यहाँ तक हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि गांव के निवासियों की आस्था और विश्वास की ओर संकेत कर रहे हैं, और कहते हैं कि जब शाम हो जाती है तो तुलसी के पत्ते झरने लगते हैं, और संध्या के समय क्या होता है, संध्या के बाद कनेर के फूल खिल उठते हैं, और ज्वार और धान की लहलहाती फसलें भी हिलती नजर आती हैं इस समय। तो उस समय क्या होता है, खेतों, माना जाता है कि खेतों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है। इसलिए कह रहे हैं कि आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इसलिए बादल तुम जरूर आना, क्योंकि तुम्हारे आने से इन खेतों, प्रकृति एवं मनुष्य के जीवन में नया जीवन का संचार, उत्साह का संचार हो सकेगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस कविता में मूल रूप से कवि ने वर्षा को संबोधित किया है, वर्षा को निमंत्रण दिया है। क्यों निमंत्रण दिया है? क्योंकि भारतीय समाज के अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं, खेती पर आधारित हैं, धान की फसल पर आधारित होते हैं, और धान की फसल को पकने के लिए वर्षा की जरूरत होती है। इसलिए कवि जो है वो बादल को निमंत्रण दे रहे हैं कि हे बादल, तुम जरूर आना और आकर बारिश करवाना। क्यों? क्योंकि ये केवल धान की फसल नहीं है, बल्कि किसानों के लिए प्राण के समान है, और इनके अच्छे होने से मानव जीवन में नवीन उत्साह का संचार हो पाता है। तो आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।